अस्सलाम वालेकुम बच्चे, कैसे हैं सब लोग? आप सब ठीक होंगे। आज हम अपना टॉपिक देखेंगे चैप्टर 9 का फर्स्ट ईयर की फिजिक्स अकॉर्डिंग टू न्यू सिलेबस। टॉपिक है इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ। इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ या इलेक्ट्रिक फील्ड होती क्या है, उस चीज़ को अंडरस्टैंड करते हैं। हमने ना इससे पहले कूलम्स लॉ पढ़ा था कि दो चार्जेस कहीं पड़े हों तो एक दूसरे के ऊपर फोर्स लगाते हैं। कहते हैं सपोज करें ये एक ऑब्जेक्ट पड़ा है जिसके ऊपर चार्जेस है डिफरेंट। आप यहाँ पे एक पॉइंट चार्ज लें, कोई स्मॉल सा चार्ज लें प्लस क्यू चार्ज किसी पॉइंट ए के ऊपर रखें, तो आप देखेंगे इस ऑब्जेक्ट की वजह से इसके ऊपर ना फोर्स लगना शुरू हो जाएगी, इसको आगे की तरफ एक फोर्स एक्सर्ट हो रही होगी। तो इसका मतलब है यहाँ पे पॉइंट ए के ऊपर ना हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड है। इलेक्ट्रिक फील्ड बेसिकली कहते हैं किसको है, हमारे पास किसी भी ऑब्जेक्ट की सराउंडिंग में ना एक पर्टिकुलर रीजन होता है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल अगर ये पर्टिकुलर रीजन है, उस रीजन के अंदर अगर ये किसी दूसरे ऑब्जेक्ट के ऊपर फोर्स लगाएगा, अगर उस रीजन से बाहर कोई चार्ज होगा ना तो फिर उसके ऊपर फोर्स नहीं लगाएगा। तो हम कहते हैं ये बेसिकली यहाँ पे इसलिए फोर्स लग रही है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर है इसकी। अगर ये चार्ज मैं मजीद यहाँ से उठाकर यहाँ पे इसके पास रख दूँ तो इसका मतलब है इसके ऊपर फोर्स ज़्यादा स्ट्रोंगर लगेगी, क्योंकि ये इस चार्ज ऑब्जेक्ट के ज़्यादा पास आ गया। तो हम कहते हैं इसका मतलब है यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ जो है वो ज़्यादा थी। तो हम कहते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड बेसिकली एक स्पेसिफिक रीजन होता है किसी भी ऑब्जेक्ट के ऊपर जिसमें वो किसी दूसरे चार्ज पार्टिकल के ऊपर फोर्स लगा रहा होता है। यहाँ पे कहते हैं अगर सपोज करें पॉइंट ए के ऊपर कोई चार्ज था तो इसके ऊपर फोर्स लग रही थी, इसका मतलब ये इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर अंदर था। आपने इस चार्ज को उठाकर यहाँ पे इसके पास ले आए तो इसका मतलब है इसके ऊपर फोर्स ज़्यादा लगेगी, इस स्ट्रेंथ हमारे पास फील्ड की ज़्यादा होगी। तो कहते हैं अगर इसको प्रॉपर हम स्टेटमेंट की फॉर्म में देना चाहें तो इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी या फिर सिंपली अगर इलेक्ट्रिक फील्ड की किसी भी पॉइंट पे बात करें तो वो हम कहते हैं ये बेसिकली होती है फोर्स एक्सपीरियंस, कि ये कितनी फोर्स इसके ऊपर एक्सर्ट होगी, ये कितनी एक्सपीरियंस करेगा, ठीक है, पर यूनिट चार्ज। कि ये जो चार्ज हमने रखा हुआ है, पॉजिटिव पॉइंट चार्ज रखा हुआ है, इसके ऊपर कितनी फोर्स लग रही है, वही हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ होती है। जितनी ज़्यादा फोर्स लगेगी वहाँ पे उतनी फील्ड स्ट्रॉन्ग होगी। यहाँ पे फोर्स हमारे पास कम लग रही होती है, लेकिन बनिस्बतन जैसे इसको पास लेके आते जाते हैं फोर्स ज़्यादा लगना शुरू हो जाती है। तो फोर्स जितनी वो एक्सपीरियंस करेगा, जितनी ज़्यादा वो एक्सपीरियंस करेगा यूनिट पॉजिटिव चार्ज किसी भी पॉइंट पे, वहाँ पे वो उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ के बारे में बता रहा होता है, ठीक है। इसको ना इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी भी बोलते हैं, ठीक है। आप इलेक्ट्रिक फील्ड है ये वेक्टर क्वांटिटी है। क्यों वेक्टर क्वांटिटी है? क्योंकि बेसिकली हम कह रहे हैं ये एक फोर्स है जो ये पॉजिटिव पॉइंट चार्ज अब एक्सपीरियंस कर रहा है, जो इसको फील कर रहा है, जो इसके ऊपर एक्सर्ट हो रही है। तो अगर फोर्स है तो फोर्स तो वेक्टर क्वांटिटी, इसलिए इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी भी क्या होगी, वेक्टर क्वांटिटी होगी। इसको किससे लिखते हैं, कैपिटल ई से लिखते हैं, ठीक है। तो हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी या फिर इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ किसी भी पॉइंट पे कितनी होती है, फोर्स पर यूनिट चार्ज। किसी भी पॉइंट पे ऊपर ये चार्ज जितनी फोर्स एक्सपीरियंस करेगा वहां पे हम कहते हैं उतनी इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ होगी। यहाँ पे हमारे पास जितनी फील करेगा, लेकिन जैसे जैसे इसको पास लेके आते जाएंगे फोर्स ज़्यादा लगेगी, क्योंकि डिस्टेंस कम होता जा रहा है, ज़्यादा नज़दीक आता जा रहा है। तो इसका मतलब है इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ बढ़ती जाएगी। तो जितनी फोर्स वो एक्सपीरियंस करेगा यूनिट्स पॉजिटिव चार्ज, उतनी इलेक्ट्रिक फील्ड वहाँ पे ज़्यादा होगी। मुझे यहाँ पे वैल्यू डाल दें। फोर्स की वैल्यू हमने कूलम्स लॉ में पढ़ी थी 1/4πε0 Q1 Q2/r²। यहाँ पे Q1 Q2 नहीं लेंगे, ये एक ऑब्जेक्ट है जिसके ऊपर ज़्यादा चार्जेस हैं तो इसको कैपिटल Q से लिख देंगे। ये एक स्मॉलर ऑब्जेक्ट है जिसके ऊपर यूनिट पॉजिटिव चार्ज ली है तो उसको स्मॉल Q से लिख देंगे ओवर r²। इस वैल्यू को यहाँ पे इसकी जगह डाल दें। अब इसकी जगह डाल देंगे तो इसका Q ये नीचे वाले Q के साथ कैंसिल हो जाएगा, बाकी क्या बचेगा, खाली कैपिटल Q बच जाएगा, Q/r² बच जाएगा। अच्छा ये वेक्टर है तो इसकी कोई ना कोई डायरेक्शन भी होगी, तो डायरेक्शन को बच्चे आप यूनिट वेक्टर के रिप्रेजेंट करते हैं तो ये E इज इक्वल टू साथ में ये R यूनिट कैप का मतलब है कि ये मेरे पास क्या है, यूनिट वेक्टर है जो इसकी डायरेक्शन बता रहा है, ठीक है। अब हमारे पास क्या बचे, इसका यूनिट भी यहाँ से निकाल सकते हैं। यूनिट फोर्स का यूनिट क्या होता है, न्यूटन। चार्ज का यूनिट क्या होता है, कूलम। तो इसका यूनिट क्या आ जाएगा, न्यूटन कूलम। कहते हैं इसी फार्मूले से ना आप फोर्स की वैल्यू भी निकाल सकते हैं। फोर्स को इधर रहने दें, चार्ज यहाँ पे डिवाइड हो रहे थे, जाके क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो F इज इक्वल टू QE आ जाएगा। अच्छा ये मोस्ट कॉमनली पूछा कैसे जाता है बच्चे, ये 2 नंबर का शॉर्ट क्वेश्चन होता है जिसमें सिर्फ और सिर्फ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी या इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ की डेफिनेशन पूछी जाती है। आपने उसमें ये जो ग्रीन वाला बॉक्स है ये वाला लिखना है और साथ में ना उसका फार्मूला पूछ लिया जाता है। तो उसमें आपने ये वाला फार्मूला, इसकी डेरिवेशन, पहले इसका सिंपल फार्मूला लिखना है, फोर्स पर यूनिट चार्ज। फिर आपने फोर्स जो कूलम फोर्स का फार्मूला है उसको वैल्यू पुट ऑन करके उसको सिंप्लीफाई करके उसका ये वाला फार्मूला लिख देना है। ये आपके पास जो यूनिट अब चाहिए MCQ में पूछ लिया जाता है तो ये भी आप साथ में करेंगे। तो ये शॉर्ट में और MCQs के लिए ये सारी एक्सप्लेनेशन सिर्फ और सिर्फ आपको समझाने के लिए थी। ये करने की जरूरत नहीं है कि अगर चार्ज किसी पॉइंट ए के ऊपर है तो उसके ऊपर फोर्स लगेगी, लेकिन जैसे जैसे उसको पास लेके आते जाएंगे फोर्स बढ़ती जाएगी। इसका मतलब है इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ बढ़ती जा रही है।
तो इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ बेसिकली हमारे पास क्या है, फोर्स है। ये सिर्फ समझाने के लिए था, ये करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। आगे आपके पास ना रिड्यूस सिलेबस में ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस वाला टॉपिक है ये क्रॉस हुआ है, ये आपने नहीं करना। वैसे बेटर था ये आप कर लेते तो आपको अंडरस्टैंडिंग बिल्डअप हो जाती कि दो चार्जेस किस तरह से एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट करते हैं, वो काफ़ी हद तक क्लियर हो जाता। लेकिन ये कटिंग में है तो इसलिए हम इसको भी यहाँ पे नहीं करेंगे। अभी जो मेन टॉपिक देखेंगे वो हम देखेंगे इलेक्ट्रिक फ्लक्स का। इलेक्ट्रिक फ्लक्स है क्या, उस चीज़ को देखते हैं, ठीक है। अच्छा, इलेक्ट्रिक फ्लक्स को समझने से पहले ना एक छोटा सा पॉइंट है, छोटा सा कंसेप्ट है, उसको देख लेते हैं। जैसे अभी मैंने इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की बात की थी, इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ की बात की थी। मैंने कहा था इलेक्ट्रिक फील्ड जो है ना हमारे पास किसी भी चार्ज पार्टिकल के सराउंडिंग में एक पर्टिकुलर रीजन होता है जहाँ पे वो किसी दूसरे चार्ज के ऊपर फोर्स लगाता है। अच्छा, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन को या मैग्नीट्यूड को कैसे प्रेजेंट करते हैं? दो चार्जेस यूजुअली हमारे पास होते हैं, या पॉजिटिव चार्ज होता है या फिर नेगेटिव चार्ज होता है, ठीक है। तो यहाँ पे अगर हम बात करेंगे पॉजिटिव या नेगेटिव चार्जेस में हम कैसे उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड को रिप्रेजेंट करते हैं। फॉर एग्जाम्पल ये पॉजिटिव चार्ज है, आपने बताना है इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी। मैंने कहा था इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, किसी भी चार्ज के सराउंडिंग में एक स्पेसिफिक रीजन होता है जहाँ पे वो किसी दूसरे चार्ज पार्टिकल के ऊपर जो है फोर्स एक्सर्ट कर रहा होता है। अब अगर आपने बताना है कि इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ पे स्ट्रॉन्ग होगी, कहाँ पे वीक होगी, डायरेक्शन क्या होगी, वो किस तरह से, उसके लिए बच्चे हम लोग क्या करते हैं, इमेजिनरी लाइंस ड्रॉ करते हैं, ठीक है, फर्जी लाइंस ड्रॉ करते हैं। पॉजिटिव चार्ज के लिए फर्जी लाइंस की जो डायरेक्शन होती है वो आउटवर्ड होती है, ठीक है। पॉजिटिव चार्ज के लिए जो डायरेक्शन होगी वो क्या होगी, आउटवर्ड। तो हमारे पास हम इमेजिनरी लाइंस ड्रॉ करते हैं, इन लाइंस को हम नाम देते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का, ठीक है। जहां पे ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आपस में पास पास होती है वहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रॉन्गर होगी, और जहां जहां पे ये दूर होती जाएंगी तो ये वीक होती जाएगी। मिसाल के तौर पे यहाँ पे ये देखें, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हमारे पास पास है, यहाँ पे फील्ड इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ ज़्यादा है, लेकिन जैसे जैसे दूर जाते जा रहे हैं, ऊपर जाते जा रहे हैं, तो डिस्टेंस ज़्यादा आता जा रहा है। इसका मतलब है यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ कम है। तो याद रखिएगा, हम लोगों ने इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन बतानी होती है और स्ट्रेंथ बतानी होती है। इसको ना हम लोग इमेजिनरी लाइंस ड्रॉ करते हैं, इन लाइंस को इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बोलते हैं। जहाँ पे ये लाइंस आपस में पास पास होती है वहाँ पे फील्ड स्ट्रॉन्ग होती है, लेकिन जहाँ पे वो दूर होती जाती है वहाँ पे वीक होती जाती है। पॉजिटिव के लिए ये आउटवर्ड होती है और नेगेटिव चार्ज के लिए इनकी डायरेक्शन क्या होती है, इनवर्ड होती है, ठीक है। तो अगर नेगेटिव चार्ज होगी उसकी फील्ड आपने शो करनी होगी इलेक्ट्रिक फील्ड, तो वहाँ पे आप इमेजिनरी लाइंस ड्रॉ करेंगे इनवर्ड, ठीक है। ये मैं शॉर्ट सा ब्रीफली सा बता रही हूँ। आपके रिड्यूस सिलेबस में टॉपिक कैंसिल कर दिया गया तो इसलिए इसको कट कर रहे हैं, लेकिन ये सिर्फ और सिर्फ मैं इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर रही हूँ क्योंकि हमें इसकी ज़रूरत पड़ेगी। जहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आपस में पास पास होंगी वहाँ पे स्ट्रॉन्ग होगी, और जहाँ पे दूर होती जाएंगी वहाँ पे वीक होती जाएंगी। तो ये एक पर्टिकुलर रीजन होता है कहाँ पे ये स्ट्रॉन्ग होगी, कहाँ पे वीक होती है, आइडेंटिफाई करने के लिए। दूसरा, नेगेटिव के लिए इसकी डायरेक्शन इनवर्ड होती है, पॉजिटिव के लिए आउटवर्ड होती है। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होती क्या है बच्चे, इमेजिनरी लाइंस होती हैं जो हमने इमेजिन की होती है, सिर्फ और सिर्फ ये बताने के लिए कि किसी भी चार्ज की सराउंडिंग में कहाँ पे फील्ड की स्ट्रेंथ ज़्यादा होगी, कहाँ पे वो वीक होती जाएगी, ठीक है। तो आज का टॉपिक हम देखते हैं इलेक्ट्रिक फ्लक्स। क्या कहते हैं, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे कोई एक सरफेस एरिया है, इस एरिया में से जितनी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस गुजरेंगी वो उसका फ्लक्स होगा। तो कहते हैं सपोज करें हमने एक एरिया प्लेस किया हुआ है इलेक्ट्रिक फील्ड में, और इलेक्ट्रिक फील्ड जितनी इसमें से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ऑफ फोर्स गुजरेंगी वो उसका क्या होगा, फ्लक्स होगा। तो यहाँ पे हमारे पास फ्लक्स की डेफिनेशन है, यहाँ से स्टार्ट हो रही है, द नंबर ऑफ फील्ड लाइंस, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पासिंग थ्रू सर्टेन एरिया, किसी भी एरिया में से जितनी फील्ड लाइंस गुजरेंगी उसको हम नाम देंगे फ्लक्स का। इसको ग्रीक लेटर फाई से रिप्रेजेंट किया जाता है, ठीक है। तो ये इसका क्या है, सिंबल है फाई। तो ये इसकी डेफिनेशन है इलेक्ट्रिक फ्लक्स की कि किसी एरिया में से जितनी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस गुजरती हैं वो उसका फ्लक्स होता है। इसमें से 4 गुजर रही है तो इसके फ्लक्स की वैल्यू 4 आ जाएगी, इसमें से 2 गुजर रही है तो फ्लक्स की वैल्यू 2 आ जाएगी। तो यहाँ पे देखें, ये कहते हैं इस एरिया में से 4 लाइंस गुजर रही हैं तो इसका मतलब है फ्लक्स की वैल्यू 4 है, इसमें से 2 गुजर रही हैं तो 2 है। इस सारे में आपने सिर्फ और सिर्फ करना है कि ये 2 लाइनें करनी है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स की डेफिनेशन, नंबर ऑफ फील्ड लाइंस पासिंग थ्रू सम सर्टेन एरिया, ठीक है। आगे वो कहते हैं हम डिफरेंट केसेस लेंगे कि एरिया को डिफरेंट तरह से प्लेस किया हुआ है। ये देखें यहाँ पे परपेंडिकुलर प्लेस किया हुआ है, यहाँ पे पैरेलल प्लेस किया, तो हम देखेंगे मैक्सिमम मिनिमम कब होता है। सबसे पहले तो बच्चे हमने यहाँ पे ये फार्मूला देखा कि नंबर ऑफ फील्ड लाइंस जो किसी भी एरिया में से गुजरती हैं, फ्लक्स को रिप्रेजेंट किससे करते हैं बच्चे, फ्लक्स को रिप्रेजेंट करते हैं फाई से। ये 2 चीज़ों के ऊपर डिपेंड करता है, किस किस के ऊपर डिपेंड करता है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो इसमें से गुजर रही हैं, कैपिटल ई मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ या इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के ऊपर, और दूसरा इस सरफेस के एरिया में से, ठीक है। तो फ्लक्स जो होता है ये बेसिकली डॉट प्रोडक्ट होता है किस किस का, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का, कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कितनी गुजरी किस में से, एरिया वेक्टर में से, ठीक है। तो 2 चीज़ों के ऊपर डिपेंड करता है, किस किस के ऊपर, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के ऊपर और एरिया के ऊपर, ये इसका फॉर्मूला होता है।
आपकी बुक में ने इस टॉपिक को बहुत ज़्यादा शॉर्ट कर दिया, फार्मूला वगैरह नहीं लिखा, लेकिन हम आगे इसको यूज़ कर रहे हैं इसलिए मैं लिखवा रही हूँ। जहाँ पे भी डॉट होता है, डॉट की जगह क्या आ जाता है बच्चे, कॉस थीटा आता है। ये हमने सेकंड चैप्टर में पढ़ा था। तो ई ए डॉट की जगह क्या आ जाएगा, कॉस थीटा आ जाएगा। ठीक है, मैंने ई इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है, ए एरिया है, और कॉस थीटा इन दोनों के दरमियान एंगल है। डॉट की जगह आपने क्या लिख दिया है, कॉस थीटा। तो फाई का फार्मूला बेसिकली होता क्या है, ई ए कॉस थीटा। अच्छा, यहाँ पे ना मैंने एक चीज स्टेटमेंट दी है कि जो एरिया है वो वेक्टर है। सरफेस एरिया जो हमारे पास फॉर एग्जांपल ये एरिया है, ये एक वेक्टर है। ठीक है, अब एरिया वेक्टर है, इसका मतलब है इसकी दो चीजें हैं, इसकी डायरेक्शन भी है, इसकी मैग्नीट्यूड भी है। तो बच्चे जो इस सरफेस का अगर मैंने एरिया वेक्टर बताना है तो उसकी दो चीजें बतानी है मुझे, इसका मैग्नीट्यूड भी बतानी है, इसकी डायरेक्शन भी बतानी है। तो इसका जो ये वाला जो इसका सरफेस एरिया होगा ये उसकी मैग्नीट्यूड देगा। और डायरेक्शन अगर हमने बतानी हो ना तो हम क्या करते हैं, उस सरफेस से ना एक आउटवर्ड बाहर की तरफ एक नॉर्मल एक सीधी लाइन खींचते हैं। ये जो बाहर की तरफ आउटवर्ड होता है ये नॉर्मल होता है, ये उसकी क्या बताता है, ये डायरेक्शन बताता है। ठीक है, तो वो यहाँ पे कहते हैं अगर एरिया को आप एज अ वेक्टर लेते हैं तो इसका मतलब है उसकी दो चीजें होती हैं। उसकी कौन सी दो चीजें होती हैं, एक उसकी डायरेक्शन होगी, मैग्नीट्यूड होगी, और एक उसकी डायरेक्शन होगी। मैग्नीट्यूड क्या होती है, उस एरिया का जितना सरफेस होती है ना वो उसकी मैग्नीट्यूड होती है। और डायरेक्शन कैसे निकालते हैं, आप आउटवर्ड बाहर की तरफ एक लाइन खींचते हैं, एक नॉर्मल लगाते हैं, तो वो उसकी डायरेक्शन देता है। तो वो यहाँ पे ये देखें, यहाँ पे ये कह रहा है कि यूजुअली अगर आप कोई एरिया लेते हैं, एरिया वेक्टर लेते हैं, तो उसकी जो मैग्नीट्यूड होगी वो किसके इक्वल होगी, उसके सरफेस के इक्वल होगी। और डायरेक्शन कैसे लेंगे, आउटवर्ड नॉर्मल से। ठीक है, तो ये याद रखिएगा, अगर आप एरिया को किसी भी सरफेस एरिया को एज अ वेक्टर लेते हैं तो उसकी दो चीजें होती हैं, एक मैग्नीट्यूड और एक डायरेक्शन। अगर उस सरफेस की मैग्नीट्यूड आप ले रहे हैं तो सरफेस का जितना सरफेस एरिया होता है वो उसकी मैग्नीट्यूड होती है। और डायरेक्शन हमेशा कैसे निकालते हैं, आउटवर्ड नॉर्मल से। तो याद रखिएगा आपने इसमें सारे में किया क्या है, सबसे पहले आपने इलेक्ट्रिक फ्लक्स की ये दो लाइंस की डेफिनेशन की है। इसके बाद आपने ये फार्मूला लिखना है, जो फाई होता है वो किसके इक्वल होता है, ई डॉट ए। इसके साथ ना छोटा सा लिखा है, मतलब इलेक्ट्रिक फ्लक्स है कि किसी एरिया में से कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस गुजर रही हैं, तो इसको इलेक्ट्रिक फ्लक्स लिखते हैं। ठीक है, डॉट की जगह कॉस थीटा आ गया। इसके बाद यहाँ पे लिखेंगे, इसके फौरन बाद ये लिखेंगे। ठीक है, कि एरिया अगर आप वेक्टर ले रहे हैं तो वहां पे हमारे पास उसकी मैग्नीट्यूड जो होगी वो उसका सरफेस एरिया देगा, और डायरेक्शन आप आउटवर्ड नॉर्मल से लेते हैं। अब आपने केसेस बताने हैं कब हमारे पास इलेक्ट्रिक फ्लक्स मैक्सिमम होगा, कब मिनिमम होगा। कहते हैं सपोज करिए ये एक मेरे पास केस है कि आपने एक कह लें सरफेस लिया, उसको परपेंडिकुलर रखा हुआ है, वर्टिकल डायरेक्शन में रखा हुआ है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हॉरिजॉन्टल जा रही है। अब बच्चे अगर ये सरफेस मैंने परपेंडिकुलर रखी है, लेकिन आउटवर्ड डायरेक्शन कैसे लगाते हैं हम लोग, तो हमेशा क्या करते हैं, किसी भी सरफेस में से आउटवर्ड बाहर की तरफ एक नॉर्मल लगाते हैं। मतलब मेरे पास क्या है, कुछ सरफेस इस तरह से पड़ी हुई है, वर्टिकल पड़ी हुई है, तो वर्टिकल अगर सरफेस पड़ी हुई है तो इसके जो नॉर्मल होगा, जो बाहर की तरफ इसकी डायरेक्शन होगी वो ये होगी। अब जिस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड है उसी डायरेक्शन में एरिया, दोनों की डायरेक्शन सेम है, तो कॉस वैल्यू क्या, थीटा की वैल्यू क्या होगी, जीरो होगी। कॉस जीरो वन होता है, फ्लक्स किसके इक्वल आ जाएगा, ई ए के इक्वल आ जाएगा। ठीक है, क्यों, क्योंकि हमारे पास अगर ये सरफेस परपेंडिकुलर है लेकिन जो इसका एरिया है वो उसी डायरेक्शन में है जिस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड है। ठीक है, तो दोनों एक ही डायरेक्शन में होने की वजह से फ्लक्स क्या है, मैक्सिमम है। लेकिन अगर कहते हैं सरफेस हमारे पास यहाँ पे जमीन पे पड़ी है, जमीन पे पड़ी है, तो हमारे पास एरिया किस तरफ होगा, वो अपवर्ड डायरेक्शन में नहीं होगा, आउटवर्ड नॉर्मल होगा। तो हमारे पास आप ये देखें, इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरफ है, एरिया इस तरफ है, तो दोनों के दरमियान एंगल कितना है, 90 डिग्री है। तो 90 डिग्री होने की वजह से cos 90 क्या होता है, जीरो। तो फ्लक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी, जीरो आ जाएगी। तो यहाँ पे इसी चीज को बता रहे हैं, एक तो इसको एंगल के सेंस में देख सकते हैं, दूसरा यहाँ पे ये भी देख सकते हैं, इस जमीन पे पड़ी है, या तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इसके ऊपर से गुजर रही है, इसके नीचे से गुजर रही है, इसके अंदर से कोई भी नहीं गुजर रही, तो इसलिए भी फ्लक्स की वैल्यू क्या है, जीरो है। तो आप याद रखिएगा, कोई सी भी सरफेस हो बच्चे, उस सरफेस से आउटवर्ड होता है। अगर वो जमीन पे कोई सरफेस कोई बुक पड़ी है ना, तो आउटवर्ड नॉर्मल बाहर होगा, बाई की तरफ होगा। अगर कोई यही बुक है, इसको मैं पकड़ के टेढ़ा इस तरह से वर्टिकल खड़ा कर देती हूँ, अब हमारे पास नॉर्मल क्या होगा, आउटवर्ड, वो ये होगा। ठीक है, तो हमेशा आउटवर्ड नॉर्मल डायरेक्शन में हमारे पास एरिया की डायरेक्शन होती है किसी भी सरफेस में। कहते हैं सपोज करें अब आपके पास ये 2 नंबर का शॉर्ट क्वेश्चन होता है, व्हेन विल बी द इलेक्ट्रिक फ्लक्स मैक्सिमम और मिनिमम। तो मैक्सिमम कब होगा, जब हमारे पास आप सरफेस एरिया को परपेंडिकुलर रख देंगे, उसके लिए मैक्सिमम फ्लक्स की वैल्यू ई ए होगी। और मिनिमम कब होगा, जब आप उसको पैरेलल रख देंगे, उसकी वैल्यू क्या होगी, जीरो होगी। ये आगे एक डिफरेंट अलग सा केस है कि आपके पास अगर सरफेस जो है वो इस तरह से टिल्टेड पड़ी हुई है, इसका एरिया वेक्टर जो इलेक्ट्रिक फील्ड के दरमियान कोई एंगल थीटा बन रहा है, फिर क्या करेंगे, तो कहते हैं फिर हमें अगर अनलेस थीटा का नहीं पता होगा, कोई ना कोई वैल्यू नहीं, अगर हमें उसकी पता कि जीरो है या 90
तो उस केस में फ्लक्स को उसी तरह से रहने देंगे, ई डॉट ई ए कॉस थीटा, कॉस थीटा की जगह डॉट आ जाएगा, इसको ई डॉट ए भी लिख सकते हैं, ठीक है। लास्ट पे ये कहते हैं कि ये हमारे पास डॉट प्रोडक्ट होते हैं। डॉट प्रोडक्ट में हमने कहा था कि ऐसा प्रोडक्ट होता है जिसमें दो वेक्टर्स का प्रोडक्ट आपको स्केलर क्वांटिटी दे देता है, तो ये स्केलर होता है, ठीक है। और दूसरा इसका यूनिट क्या होगा, इसका इलेक्ट्रिक फील्ड का जो यूनिट होता है न्यूटन पर कूलम होता है, तो एरिया का मीटर स्क्वायर होता है, तो ये न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पे सिर्फ यही है कि बच्चे अगर किसी एंगल थीटा के साथ पड़ा हुआ है तो आप इस सरफेस का प्रोजेक्शन निकालेंगे कि इसका वर्टिकल प्रोजेक्शन कौन सा है और हॉरिजॉन्टल कौन सा है। हॉरिजॉन्टल में से तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस नहीं गुजरेंगी, प्रोजेक्शन किस में से गुजरेंगी, ये जो वर्टिकल वाला है, ठीक है। तो हम कहेंगे इसमें से गुजरेंगी, और ये थीटा के साथ है तो इसको कॉस थीटा लिखते हैं। जो थीटा के साथ होता है वो कॉस थीटा होता है, जो उसके सामने वाला होता है वो परपेंडिकुलर होता है, ठीक है। तो यहाँ बेसिकली इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस किस में से गुजर रही होंगी, इस वाले कंपोनेंट में जो थीटा के साथ वाला ए कॉस थीटा जो वर्टिकल यहाँ पे पड़ा हुआ है, ठीक है, तो उसमें से गुजरेंगे। ये ऐसे नहीं पूछा जाता आपसे, ये एमसीक्यू पूछ लिया जाता है कि हमारे पास जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स है वो स्केलर क्वांटिटी है तो वो स्केलर क्वांटिटी है, इसका यूनिट एमसीक्यू में आ जाता है। ये मोस्ट कॉमनली दो शॉर्ट क्वेश्चन आ जाता है, एक के हमारे पास इलेक्ट्रिक फ्लक्स कब मैक्सिमम होती है कब मिनिमम होता है, आपसे पास इलेक्ट्रिक फ्लक्स की डेफिनेशन, उसका यूनिट और उसका फार्मूला पूछ लिया जाता है, ठीक है। तो इसमें 2 से 3 शॉर्ट क्वेश्चन बन रहे हैं। ऊपर हमने इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की डेफिनेशन देखी, वो भी हमारे पास शॉर्ट में आ जाती है। मजीद इससे रिलेटेड बच्चे कुछ पूछना हो मेरे से कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिएगा। ओके, अल्लाह हाफिज़।